तुम लोगों को इस चैनल पे क्लास 12 एचएससी बोर्ड का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस, पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस और पूरा ओसीएम का सिलेबस मिलने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस, जो कुछ भी स्टडी मटेरियल तुम्हें पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेगी। और सारे ही सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स, ओसीएम एंड अकाउंट्स। तो मैं इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम के लिए मेरी स्पेशल बुक भी मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिसे भी वो बुक्स चाहिए वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसकी कुछ थ्योरी पार्ट देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। और उसके बाद हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का जो बेसिक फॉर्मेट है, जो ये 3 अकाउंट इस चैप्टर में बनाने का होता है, तो इसका जो बेसिक फॉर्मेट है उसको डिस्कस करेंगे 1-2 लेक्चर्स में। और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले आते हैं चैप्टर के नाम के ऊपर, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स फाइनल अकाउंट। तो चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप। मतलब कि कोई भी दो बंदे या दो से ज़्यादा बंदे मिलके कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस चालू करेंगे दो बंदे, तो प्रॉफिट्स उनके बीच में बटेगा, उनके बीच में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होगी, बहुत कुछ होगा। तो कैसे उनको बिजनेस करना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक पार्टनर्स के लिए, कंपनी के लिए अलग होता है, पार्टनर्स के लिए अलग होता है। तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग तुम्हारे क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या दिया हुआ है पार्टनर्स का? It is a relationship between person who have agreed to share their profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा ये एक रिलेशन है पर्सन के बीच का, जो एग्री हो गए हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने को, और कैरिड बाय ऑल। कैरिड बाय ऑल का मतलब है कि इस बिजनेस को सब चलाएंगे, या फिर और लिखा है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक सबका काम करेगा। मतलब ये एक रिलेशन है पर्सन के बीच का, जो एग्री हो रहे हैं साथ में प्रॉफिट बांटेंगे, सब मिलके भी काम कर सकते हैं, एक बंदा अकेले भी काम कर सकता है, बाकी खाली नाम के पार्टनर बन के बैठे हैं, ऐसा भी होगा तो चलेगा। और जो ये पार्टनरशिप फर्म है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये लर्न करके रख लो, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये रेगुलेट करता है पार्टनरशिप फर्म्स को। अब दिया हुआ है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले है एग्रीमेंट। अब दो पार्टनर्स अगर बिजनेस चालू कर रहे हैं तो कोई ना कोई उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। कल को एक पार्टनर आधा बिजनेस होने के बाद बोलेगा ये पूरा बिजनेस मेरा है, पूरा काम मैंने किया है, पैसा लेके भाग गया बिजनेस में चुपे चोरी। तो एक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे और उनके बीच में एक लीगल रिलेशन हो, इसके लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर सारी बातें लिखी होती है, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, जितनी भी जो कुछ भी बातें हैं, सारी बातें पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा होता है, और उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये भी ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं पार्टनर्स के एग्रीमेंट को। लास्ट लाइन में लिखा है पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के, उसको अंडरलाइन कर लो। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50 तक चलेंगे। अब अकेले पार्टनर का पार्टनरशिप हो सकता है क्या, कि मैं अकेला हूँ मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ? नहीं, अकेले का नहीं होता है वो, उसको 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं। उसके बाद है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप कर रहे हो तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। तुम पार्टनरशिप करके ड्रग्स बेचोगे, गन बनाओगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने पे अगर पार्टनरशिप डीड, जिसके अंदर सारी बातें लिखी होती है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इस पार्टनर को इतना % प्रॉफिट मिलेगा, इस पार्टनर को इतना %, तब तो ठीक है। बट अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये बोलता है अगर नहीं लिखा हुआ है तो दोनों पार्टनर्स में इक्वली बटेगा। तो तुम्हारे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि पार्टनर्स पे कितना प्रॉफिट बांटने का है, तो इक्वली बांटने का। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तुम्हारे अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ थ्योरी पार्ट है, रीड कर लेना, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए? सबसे पहला, नेम एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। बिजनेस जो चालू कर रहे हैं उनका नाम, बिजनेस के ऑफिस का एड्रेस, और तुम्हारा बिजनेस किस चीज़ के लिए है, सारे पार्टनर्स का नाम, कितने सालों के लिए रिलेशन बन रहा है, कितने सालों के लिए तुम पार्टनरशिप कर रहे हो, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, कैपिटल मतलब पता है ना। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, किसकी क्या राइट है, किसको कितना हक है, किसकी क्या ड्यूटीज है, और राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, लोन, ड्राइंग, ये सब मैं फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या मतलब है सब चीज़ों का। अब देखो, जो मेथड है कैपिटल अकाउंटिंग का, दो मेथड है। सबसे पहले फिक्स कैपिटल मेथड है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। कभी भी फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो दो अकाउंट बनाने का रहेगा हम लोग को, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। हर सम के अंदर हमें तीन अकाउंट कंपलसरी बनाना ही बनाना है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। इसके अलावा अगर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड लिए है तो दो अकाउंट और बनेगा। कौन कौन सा? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लिया हुआ है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब इसका सम आएगा तब। अब आते हैं डायरेक्टली हमारे, और कुछ इंपॉर्टेंट तो मुझे लग नहीं रहा है, मैं जो कुछ भी स्किप कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप्स एक एक सम के साथ सिखाऊंगा। अगर मैं सब कुछ एक साथ बता दूंगा तो तुम लोग को ना समझ में आएगा ना याद रहेगा। तो अब उन कुछ बातें सीखेंगे फिर उसका सम करेंगे ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। अब आते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ लिख के रख लो, और 15-20 दिन तक डेली बुक उठा के खाली ये देखो। कुछ सम करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये खाली उठा के देखो कि सबका हिंदी में मतलब क्या होता है। क्योंकि तुम्हें अगर फर्स्ट चैप्टर आ गया ना, तुम्हें एडमिशन भी आएगा, रिटायरमेंट भी आएगा, और अपना डेथ भी आएगा। 4 चैप्टर तुम्हारा एक साथ हो रहा है, तो तुम ये सोचो कि तुम एक चैप्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, 4 चैप्टर के लिए पढ़ रहे हो। सबसे पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या? जो हमारा पिछले साल का सामान बचा हुआ था वो उस साल के लिए क्लोजिंग था, तो इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। उसके बाद परचेज, मैंने कोई भी नया माल खरीद के लेके आया तो परचेज। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है रिटर्न में। रिटर्न दो टाइप का होता है। एक रिटर्न जो मुझे, समझो मैं आइसक्रीम बनाने की कंपनी हूँ, मैंने आइसक्रीम बेचा, कस्टमर मेरा आइसक्रीम खरीद के लेके गया, उसको आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी, मेरे को वापस ला के दिया, ये एक रिटर्न हो गया। अब आइसक्रीम बनाने के लिए मैं कुछ सामान लगता है, मेरे को एक क्रीम लगती है आइसक्रीम बनाने को, वो क्रीम एक्सपायर हो गई है, क्रीम का टेस्ट सही नहीं है, तो क्रीम मैंने कहीं से खरीद के लेके आया था, तो मैंने गया उसको वापस दे दिया, भाई तेरा क्रीम सही नहीं, दूसरा क्रीम दे। तो एक रिटर्न क्या होता है? जो कस्टमर मुझे रिटर्न ला के देगा। दूसरा रिटर्न क्या है? कि मैंने किसी से सामान लिया था आइसक्रीम को बनाने के लिए, वो लेकर रिटर्न किया। तो रिटर्न आ रहा है तो इन, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न जा रहा है तो रिटर्न आउट, रिटर्न आउटवर्ड। आउट मतलब बाहर जा रहा है, तो कभी भी रिटर्न आउटवर्ड मतलब मैं रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न इनवर्ड मतलब मेरे पास रिटर्न आ रहा है, क्योंकि बिजनेस में ही, अकाउंटिंग में ही कर रहा हूँ, तो मैं, मेरे से रिलेटेड सारी चीज़ें होगी। मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मेरे पास रिटर्न आ रहा है, मैं कर रहा हूँ तो आउटवर्ड, आ रहा है तो इनवर्ड। उसके बाद है फ्रेज। फ्रेज इंपोर्ट ड्यूटी होता है, मंगाने का खर्चा कोई भी सामान। डॉक चार्जेस, तुम अगर कोई भी सामान शिप से मंगाते हो तो शिप से सामान लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, जो मजदूर का खर्चा है, या फिर तुम्हारा सामान वहाँ के वेयर हाउस में रखा गया है कुछ दिन या कुछ घंटे कुछ मिनट भी रखा गया है, तो उसका भाड़ा लगता है, तो वो है डॉक चार्जेस। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, अगर तुम कोई चीज़ एरोप्लेन से लेके आ रहे हो, एयरपोर्ट पे पकड़े गए तो उसका कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है। उसके बाद है वेजेस प्रोडक्टिव, मजदूर के लिए दिहाड़ी जो दिया जाता है उसे वेजेस बोलते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस, दो टाइप के वेजेस होते हैं, लेकिन तुम्हें उसमें कुछ फ़र्क करना नहीं है, सेम ही है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। देखो, जो काम थोड़ा सा नॉलेज वाला होता है उसको प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं, और जो काम एकदम ही जाहिलों वाला होता है उसे अनप्रोडक्टिव कहते हैं। जैसे कि अगर मेरा घर का वाईफाई कनेक्शन ख़राब हो गया, अब वो आके ठीक कर रहा है, तो वो भी लेबर ही है, लेकिन वो एक अच्छा काम है, मतलब उसको नॉलेज चाहिए, दिमाग चाहिए।
अब एक सामान यहाँ पे मैं यहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, मेरे को साफ करवाना है, मैंने लेबर बुलाया, साफ करवा दिया, तो इसमें कुछ दिमाग चाहिए कचरा उठा के फेंकने में? नहीं। तो ऐसे जो एकदम ही लो लेवल का काम होता है, उस पैसे को बोलते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस, और जो थोड़ा सा अच्छा होता है प्रोडक्टिव। दोनों का एंट्री सेम ही है, खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। कोई भी इंसान कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए हमने मजदूरी दी, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो गया। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, अगर हम कोई दिहाड़ी दे रहे हैं, सैलरी किसकी, जैसे कोई फैक्ट्री के अंदर मैनेजर भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा, जो सबके ऊपर नजर रखता होगा काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं, उनको तो सैलरी दोगे ना। अब मैनेजर को थोड़ी बोलोगे लेते दिहाड़ी, मैनेजर तो सैलरी लेगा, लेकिन वो फैक्ट्री के अंदर ले रहा है, तो इसके लिए सैलरी इधर आएगा ट्रेडिंग में। अगर बाकी जो भी ऑफिस की सैलरी है या और कोई भी सैलरी है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब कुछ भी हम दूसरे देश से मंगवा रहे हैं अपने देश में, उसके लिए टैक्स भरना पड़ता है। उसके बाद कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सारी मशीन की चीज़ें है। मशीन के अंदर ऑयल डालना पड़ रहा है, मशीन में ग्रीस लगाना पड़ रहा है, मशीन से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सारा ट्रेडिंग के डेबिट में ही जाता है। उसके बाद रॉयल्टी ऑन परचेज या फिर प्रोडक्शन। जैसे देखो, मुझे कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, जैसे मुझे एक टायर बनाने का है और मेरे को सेम टू सेम एमआरएफ की तरह टायर बनाने का है, तो मेरे को एमआरएफ से उसकी टेक्नोलॉजी को ख़रीदना पड़ेगा। तो वो ख़रीदने के लिए मुझे ऐसा नहीं कि परमानेंट बेच दिया कि अब तुम इसके मालिक हो गए, नहीं, मुझसे वो रॉयल्टी लेगा। जैसे नॉर्मल बिजनेस में से केएफसी की शॉप है, हर जगह खुली हुई है, लेकिन उसका ओनर तो एक ही है, लेकिन केएफसी का जो हर दुकान है उसमें उसका शेफ थोड़ी बैठता है। हम तुम जैसे लोग ही केएफसी की दुकान खोलते हैं, खाली जो उसका रॉयल्टी होता है, उसका नाम यूज करने के लिए जो परमिशन दिया है, उस परमिशन के लिए हम उसे पैसा पे करते हैं और उस परमिशन को रॉयल्टी बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ का परमिशन ले रहे हैं हम, कुछ बनाने को, बेचने को, करने को, तो उसे रॉयल्टी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, प्राइमरी पैकेज चार्जेस। जो बेसिक पैकेजिंग होती है, जैसे साबुन है, अभी साबुन को ऐसा मॉल में डायरेक्ट खुला तो नहीं रख सकते, एक पैकेजिंग पन्नी चढ़ी होती है ना, तो उसे प्राइमरी पैकेज बोलते हैं। लेकिन उसी साबुन को अभी 4-6 साबुन को एक साथ रख के मैं और पैक कर दूं तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाता है। तुम्हारे बुक में खाली प्राइमरी दिया है, मतलब प्राइमरी एकदम बेसिक पैकेजिंग जो एकदम ज़रूरत है। उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री का लाइट बिल, फैक्ट्री का भाड़ा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, वहाँ के वर्कर के मैनेजर का सैलरी, ये सब किस में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये सारी बातें लिख लो, भूलना मत, बार बार इसका रिवाइज करते रहो। उसके बाद है सेल। अभी कोई भी हम लोग ने सामान बेचा है कस्टमर को, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल। और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब जो हमारे पास रिटर्न आ रहा है कस्टमर से। उसके बाद गुड लॉस्ट बाय फायर, गुड जल गया आग से, गुड चोरी हो गया, गुड हमने फ्री में बांट दिया है, द फ्री सैंपल, गुड एक्सीडेंट में खो गया, गुड पार्टनर ही लेके चला गया। किसी भी वजह से गुड्स चला जा रहा है, अगर मेरे पास जल के जाए, चोरी होके जाए, घूम के जाए, या कोई भी उठा के लेके चला जाए, गुड्स जा रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री आती ही आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। साल खत्म होने में जितना माल बचा हुआ है वो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बाद ये पूरा करने के बाद या तो मैं तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो प्रॉफिट मिलेगा तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस मिलेगा तो उसे बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ डाउट है कोई भी वर्ड में? नहीं, लिख लिया सब कुछ पेंसिल से, हिंदी में मतलब? गुड। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग? सारा फैक्ट्री का खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं हम लोग? सारा ऑफिस का खर्चा या बेचने, फैक्ट्री तक जितना खर्चा है ट्रेडिंग में, फैक्ट्री के बाद जितना खर्चा उन दो सब किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कभी भी अकाउंट नहीं बोलते, शीट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट शीट है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट का काम है हमारे, बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन में है मार्केट के अंदर। जैसे मेरे पास 1 करोड़ की असेट है और मेरे पास 10 लाख की लाइबिलिटी है, तो मेरे पास असेट ज़्यादा है
इसका मतलब मैं बिजनेस में अच्छे पोजीशन पे हूँ, लेकिन मेरे पास लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट कम है, तो मैं बिजनेस में ख़राब पोजीशन में हूँ। तो जो बिजनेस का पोजीशन होता है वो बैलेंस शीट शो करता है, इसके लिए उसे शीट बोलते हैं, ना कि अकाउंट। बाकी अगर किसी बच्चे को असेट लाइबिलिटी ये सब का मतलब भी अगर ना पता हो, तो हमारे चैनल पे क्लास 11th का लेक्चर पड़ा हुआ है, एक बार जाके उसको रेफर कर दो, उसके बाद कंटिन्यू करना। सबसे पहले क्या दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में? सैलरी। सैलरी जो हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं, सैलरी एंड वेजेस। जैसे फैक्ट्री के अंदर हम सैलरी दे सकते हैं, तो वैसे ही हम लोग ऑफिस के अंदर भी दिहाड़ी दे सकते हैं। जैसे कोई पोछा मारने, क्या हम लोग ने ऑफिस में पेंट कराया और हम लोग ने खुद ही लेबर बुला के लाया, पेंट 2 बाल्टी उसको खरीद के दे दिया, बोला पेंट मार पूरे ऑफिस में, तो लेबर है, तो उसे क्या देंगे? सैलरी देंगे, वेजेस देंगे? वेजेस देंगे। लेकिन कहाँ पे दे रहे हैं? ऑफिस के अंदर, तो इसके लिए कहाँ पे जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये वेजेस है या सैलरी है, ये इसलिए इस अकाउंट में जाएगा? नहीं, ये वेजेस सैलरी कहाँ पे दिया जा रहा है इसलिए अकाउंट में जाएगा। वेजेस सैलरी ये मत याद करना कि वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, नहीं। ये दिया कहाँ पे जा रहा है? अगर फैक्ट्री में दिया जा रहा है तो ट्रेडिंग में, ऑफिस में दिया जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद क्या है? रेंट एंड रेट। कोई भी भाड़ा है वो, कंपनी का इंश्योरेंस निकाला है वो, या फिर लाइट बिल, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग का खर्चा, ऑफिस में कोई भी पेपर प्रिंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका खर्चा। एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन। देखा है डोमिनोज की बाइक होती है डिलीवरी बॉय की, जोमेटो वालों की तो उन लोग खुद की होती है, लेकिन डोमिनोज की खुद की बाइक होती है, उस पर डोमिनोज लिखा होता है बाइक के ऊपर, ये ब्लू कलर का पेंट भी लगा होता है, देखा है? तो वो जो सामान बेचने जाते हैं उनका जो बाइक का पेट्रोल का खर्चा है वो कौन उठाता है? डोमिनोज ही उठाता है। लेकिन जोमेटो में उल्टा है, जोमेटो में डिलीवरी बॉय अपनी बाइक का पेट्रोल का खर्चा खुद उठाता है, जोमेटो को खाली खाना यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम है। तो जो कंपनीज अपनी खुद की गाड़ी दे देती है उनका खर्चा भी उन्हें खुद उठाना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, बेचने वाले के आने जाने का खर्चा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। कोई भी एसेट है हमारा, उसकी वैल्यू कम हो रही है तो ये हमारे लिए लॉस है। एसेट मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस का सामान जो 1 साल से ज़्यादा जिसकी लाइफ हो और जिसको बेचने पे कोई ना कोई पैसा मिलता हो, जैसे कि अपना गाड़ी है, ये बेंचेस है, फैन है, बोर्ड है, ये सारा एसेट है। उसके बाद है लोडिंग चार्जेस। जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट आया और हम लोग ने, हमारे प्रोडक्ट बना, पूरा पैक हुआ, सब हो गया, अब उसको ट्रक में लोड कराना है, तो उसका खर्चा भी कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में। उसके बाद क्या है? ऑडिट फीस। ऑडिट फी पता है क्या होता है? बताया था मैंने ऑडिट फी। हम्म। पूरे साल भर कंपनी में देखो, अभी कंपनी इतनी बड़ी होती है, इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं, सब लोग काम करते हो, बिजनेसमैन अकेला, जैसे रतन टाटा सर थे कि नहीं है ना अब? हाँ। तो रतन टाटा सर थे, तो फिर उनके पास इतनी अलग अलग कंपनीज है, एयर इंडिया है, और भी उनके पास बहुत सारी कंपनीज है, उनके बहुत सारे अलग अलग ऑफिस है, बहुत सारे मैनेजर एम्प्लॉय सब उनके नीचे काम कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कोई घोटाला ना कर रहा हो? मतलब कोई पैसे छुपा रहा है या कम दिखा रहा है या अपना जेब में चुपचाप दबा रहा है, ये सब कैसे मालूम पड़ेगा? एक आदमी के बस की बात तो नहीं है ना कि हजारों कंपनी में पहुंच के हर किसी को चेक कर सके। तो कंपनी की हर साल रिपोर्ट बनती है कि कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है कि नहीं किया है। वो रिपोर्ट बनाता है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। तो जो चार्टेड अकाउंटेंट हर साल जाके कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स को चेक करता है और बताता है ये कंपनी सही है। तो ये जो बताने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं ऑडिट, और इसी का हम सीए को फी देते हैं, पैसा देते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑडिट फी। समझा? नेक्स्ट क्या है? इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। जैसे कंपनी है, वो अपने हर एम्प्लॉयज़ को महीने के आखिर में पिक्चर देखने को भेजती है, तो इंटरटेनमेंट का खर्चा है ना एम्प्लॉयज़ का, तो इसे इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी पैसा खर्चा कर रहे हैं वो कहाँ पे जाता है? पीएनएल के डेबिट में। उसके बाद है रिपेयर, रिन्यूअल, मेंटेनेंस।
कोई भी चीज़ ऑफिस में रिपेयर की जाए, नवी लाई जाए या मेंटेन की जाए तो उसका खर्चा। इंटरेस्ट एंड लोन, हम लोग ने कोई भी लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो भी डेबिट में। जितने भी खर्चे जो फैक्ट्री के नहीं है वो पीएनएल के डेबिट में। अ, कोई भी सनरी एक्सपेंस है, छोटे मोटे खर्चे, कन्वीनियंस फी, आने जाने का खर्चा, गुड्स जल लॉस बाय फायर, थीफ एक्सीडेंट, कुछ जल गया, चोरी हो गया एक्सीडेंटली, जैसे देखो मैंने बताया कि गुड्स जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, किसी भी रीज़न से जाए, चोरी होके जाए चाहे बिक के जाए, बिक के जाए तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, लेकिन चोरी होके जाए तो ये हमारे लिए नुकसान है। तो जो सारे लॉस और एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं, पीएनएल के डेबिट में। डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो वो सारी चीज़ें पीएनएल के डेबिट में आ जाएगी। वेयर हाउस का रेंट है, पीएफ कंट्रीब्यूशन, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, जैसे एम्प्लॉय काम करता है ऑफिस में, उसको थोड़ा बहुत पैसा कटता है कि तुम्हें बुढ़ापे में मिलेगा या कंपनी छोड़ने के बाद मिलेगा, या तुम बीमार हो गए तो कंपनी तुम्हारे बीमारी का खर्चा कंपनी उठाएगी, तो इसलिए कंपनी थोड़ा सा पैसा काट लेती है हर महीने की सैलरी में से, तो उसे पीएफ कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसके बाद गुड्स फ्री में बांट दिया, इसके लिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि लॉस है, वो कोई पैसा नहीं मिल रहा है। कमीशन अलाउ, कमीशन कोई दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे, भी कस्टमर आया मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, मेरे लिए फ़ायदा या नुकसान, नुकसान है, तो अगर मेरे लिए कोई भी नुकसान है तो वो कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी लॉस है वो ट्रेडिंग के डेबिट में, जितना भी फायदा है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सामान कोई भी रीजन से जाएगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पीएनएल पे आओ। फैक्ट्री से निकलने के बाद सारा खर्चा पीएनएल के डेबिट में, कोई भी नुकसान होएगा तो पीएनएल के डेबिट में, कोई भी फायदा होगा तो पीएनएल के क्रेडिट में। इतना समझ गया तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, खाली एक बार देख लो हो गया, सिर्फ रटने का नहीं, खाली समझने का। उसके बाद है अलाउंस है, एडवर्टाइजमेंट है, कैरिज आउटवर्ड है, सारे में क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ खास है नहीं। ट्रेड एक्सपेंस मतलब बिजनेस करने का खर्चा, लीगल चार्जेस, कंपनी ने कोई भी पेपर वगैरह बनाया कोर्ट का तो उसका खर्चा। उसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी किधर जाता है, ट्रेडिंग में, सेकेंडरी किधर जाता है, पेयर में। देखो अब एक साबुन है, उसको सीधा खोल के ऐसे साबुन रख दिया, घर में ऐसा रहता है ना खुला हुआ साबुन, वैसे साबुन अगर मैंने डीमार्ट में रख दिया तो खरीदोगे नहीं, तो बेसिक पैकेजिंग चाहिए। लेकिन उस साबुन के ऊपर मैंने एनवेलप लगा दिया, रिबिन रिबिन लगा दिया, अच्छा दिखे, और लिख दिया सेल चल रही है कि 5 खरीदोगे तो 5 फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ पूरा बंच बना दिया, बकेट वकेट मैंने बना के रख दिया, तो ये क्या हो गई, सेकेंडरी पैकेजिंग, जो नेसेसरी नहीं थी, मतलब जरूरत नहीं थी, तुमने उसको और बेचने के लिए बनाया है वैसा, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और जो खाली एकदम एक ही लेयर है वो प्राइमरी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमारे पास कोई जमीन वगैरह है या कोई फिक्स एसेट है, उसे बेचने पे लॉस आता है तो वो भी पीएनएल के डेबिट में। क्रेडिट साइड पे आ जाओ, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी कमीशन मिला तुम्हें कहीं से, कोई डिस्काउंट मिला, कोई इंटरेस्ट मिला, कोई डिविडेंड मिला, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, कहीं पे भाड़ा मिला तुम्हें, ज़मीन या कंपनी कोई ऑफिस भाड़े पे दी थी, या किसी भी तरीके से तुम्हें कोई भी पैसा आया है, तुम्हें कोई भी ज़मीन या असेट या कोई भी असेट कोई भी तरीके का हो तो उसको बेचने पे प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में। कंपनी हम लोग ने खोला है साबुन बेचने को, लेकिन हमारे कंपनी में लोग एम्प्लॉय जो है न्यूज़पेपर पढ़ा, हम लोग पढ़वाते हैं उनको, ये हर रोज़ जो भी चल रहा है दुनिया में तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए हम हर सारे एम्प्लॉयज़ को न्यूज़पेपर देते हैं, बट न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसे ऑफिस में सबमिट करना होता है, घर लेके नहीं आ सकते। तो सारे कंपनी में डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर सबमिट करते हैं, तो हर महीने हमारे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर जमा हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर को बेच देते हैं, तो उससे हमें पैसा आता है। तो ये हम लोग ने कंपनी इसलिए खोला था क्या, कि न्यूज़पेपर बेचेंगे तो पैसा आएगा, नहीं। तो हम लोग जो भी, हमें कहीं से भी कोई भी पैसा आ जाए, लेकिन हम लोग ने कंपनी उसके लिए नहीं खोला था, तो वो कहाँ पे जाता है, पीएनएल के क्रेडिट में। लेकिन जो हमारा मेन काम है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको बेचने में पैसा आता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स के अंदर, है ना। अब न्यूज़पेपर बेच रहा हूँ ये भी तो सेल्स है, मैं सामान बेच रहा हूँ ये भी सेल्स है, दोनों को सेल्स में क्यों नहीं लिखता मैं, क्योंकि इसको बेचने के लिए मैंने कंपनी नहीं खोला था, इसलिए पीएनएल के क्रेडिट में।
लेकिन मेरा सामान जो है उसको बेचने के लिए कंपनी खोला हूँ, तो इसके लिए उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में। समझा? तू खुद सोच, तेरी कंपनी है, तेरे को कहीं से भी पैसा आ रहा है, तूने सब एक जगह लिख के रखा है, तेरे को समझ में आएगा तेरा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है कितना नहीं बिक रहा है। मालूम पड़े प्रोडक्ट तेरे कुछ बिक ही नहीं रहा है, पूरा पड़ा हुआ है, खाली न्यूज़पेपर बेच के पैसे आ रहे हैं, और तेरे को लग रहा है कि मेरा तो खूब सामान बिक रहा है, खूब पैसे आ रहे हैं। तो इसके लिए दोनों अलग अलग रहता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। बस ठीक है। उसके बाद हम लोग टैली करते हैं, प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है। नेट प्रॉफिट आया अगर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, अगर नेट लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। समझा इतना? कुछ भी डाउट है?